हेलो दोस्तों। आज हमारे सामने एक नया टॉपिक है। भारत में चीता की वापसी और भविष्य की चुनौतियां। हाल ही में हम देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में अफ्रीका के नामीबिया से 8 चीतों को भारत के मध्य प्रदेश के कूनो वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित किया गया। यानी कि 17 सितंबर 2022 को अफ्रीका के नामीबिया से 8 चीतों को भारत के मध्य प्रदेश के कूनो वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन था। इस समय पर उन्होंने एक देश को एक बहुत बड़ी सौगात दी, जिसमें चीतों के संरक्षण के लिए कथक प्रयास की पहल की गई है। इसके प्रमुख बिंदु निम्न हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि नेशनल टाइगर अथॉरिटी कंजर्वेशन की 19वीं बैठक में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत में चीता पुनर्वास के लिए कार्य योजना जारी की गई थी। इसी प्रकार की एक कार्य योजना सर्वप्रथम वर्ष 2009 में प्रस्तावित की गई थी। यानी कि 19वीं बैठक में जो है तैयार किया गया था कि किस प्रकार से हम बाघों का संरक्षण करें। सबसे पहले इस योजना का क्रियान्वयन 2009 में किया गया था। नामीबिया से भारत में चीतों का स्थानांतरण विश्व भर में किसी बड़े मांसाहारी जानवर की पहली स्थानांतरण परियोजना है। यानी कि इससे पहले इतने बड़े मांसाहारी जानवर को पहली बार स्थानांतरित किया गया। इससे पहले ये स्थानांतरण परियोजना नहीं हुई थी, पहली है ये। भारत में चीताओं की विलुप्ति। चीता का देश में एक प्राचीन इतिहास रहा है। माना जाता है कि चीता नाम की उत्पत्ति संस्कृत शब्द चित्रक से हुई है, जिसका अर्थ है चित्तीधार। भारत में चीतों की आबादी काफी व्यापक हुआ करती थी। यह उत्तर में जयपुर और लखनऊ से लेकर दक्षिण में मैसूर तक एवं पश्चिम में काठियावाड़ से पूर्व में देवगढ़ तक पाया जाता था। माना जाता है कि 1947 में भारतीय परिदृश्य से विलुप्त हो गए थे। 1952 में भारत सरकार द्वारा चीता को आधिकारिक तौर पर विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया था, क्योंकि अत्यधिक शिकार के कारण अंग्रेजों के समय में जो अंग्रेजी लॉर्ड हुआ करते थे, अंग्रेजी जनरल हुआ करते थे, वे शिकार के बहुत शौकीन थे। और हमारे प्राचीन जो राजा महाराजा थे वे भी चीताओं का अत्यधिक शिकार करते थे, जिस कारण से 1947 में इसे पूर्णतः विलुप्त करार दे दिया गया और 1952 में आधिकारिक आधिकारिक तौर पर इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया। आज़ादी से पहले के दशकों के साथ साथ उसके बाद के दशकों के दौरान भारत में कृषि के विकास के कारण घास के मैदानों में कमी आई। कहीं न कहीं घास के मैदानों में कमी के कारण भी चीतों की विलुप्ति का एक कारण थी। इन सभी खतरों के अलावा जलवायु परिवर्तन भी चीतों के आवासों को और बदल रहा है। यानी कि जलवायु में जैसे जैसे परिवर्तन होता है, चीते भी उसी प्रकार से कम होते जाते हैं। चीतों को चाहिए गर्म जलवायु, लेकिन हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण जो है तापमान लगातार बदलता जाता है, जिसके कारण चीतों के उसमें भी परिवर्तन होता जाता है। 1940 के दशक से चीता 14 अन्य देशों जैसे जॉर्डन, इराक, इजराइल, मोरक्को, सीरिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, पाकिस्तान में भी विलुप्त हो गया है। अफ्रीका में स्थिति है। अफ्रीका में ठीक ठाक स्थिति है, क्योंकि अफ्रीका में कालाहारी मसल में चीता का अति शिकार किए जाने के कारण चिंता गंभीर रूप से संकटग्रस्त था। परंतु वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका में चीते की आबादी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ पर अच्छी तरह से संरक्षण किया जा रहा है चीतों का। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में कोई नया अभ्यारण्य नहीं है जहाँ चीतों को रखा जा सके। यहाँ चीतों को बड़े पैमाने पर निजी स्वामित्व के बाढ़ वाले क्षेत्रों में रखा जाता है। अब दक्षिण अफ्रीका में प्रॉब्लम ये हो रही है कि वहाँ पे चीतों को रखने के लिए कोई सरकारी अभ्यारण्य नहीं है। वहाँ पर लोग अपने निजी निजी स्वामित्व में रख रहे हैं चीतों को। अफ्रीका में चीतों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए चीतों पर गर्भ निरोधकों का उपयोग शुरू करना पड़ रहा है, ताकि जो है अत्यधिक चीते हो गए वहाँ, तो इसीलिए वहाँ गर्भ निरोधक का यूज करना पड़ रहा है। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि उनकी प्रजनन क्षमता में भी कमी आ रही है। अब ये डिफरेंस बता रखा है एशियाई चीता और अफ्रीकी चीतों में। एशियाई चीतों का वैज्ञानिक नाम है एसिनोनिक्स जुबेटस वेंटिकस, यानी कि अफ्रीकी चीतों का नाम है एसिनोनिक्स जुबेटस। एशियाई चीता क्या होता है, ये थोड़ा छोटा होता है अफ्रीकी चीते की तुलना में। अफ्रीकी चीता थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है। एशियाई चीता ये केवल ईरान में पाए जाते हैं, वहाँ भी इनकी संख्या 100 से कम बची हुई है। अफ्रीकी चीता जो है पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में पाया जाता है। संरक्षण की स्थिति क्या है, इन्हें अति संकटग्रस्त यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्थिति में शामिल किया गया एशियाई चीतों को, जबकि अफ्रीकी चीतों को वल्नरेबल यानी कि सुभेद्य स्थिति में शामिल किया गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत इन्हें अनुसूची 2 में रखा गया है। इसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में परिशिष्ट 2 के अंतर्गत अफ्रीकी चीतों को रखा गया है। चीतों की पुनर्वासी का कारण क्या है। इस परियोजना का लक्ष्य भारत में व्यवहारिता चीता मेटा पॉपुलेशन स्थापित करना है, जो चीते को एक शीर्ष शिकारी के रूप में अपनी कार्यात्मक भूमिका निभाने की अनुमति देता है। अब मेटा पॉपुलेशन क्या होती है। एक मेटा पॉपुलेशन में एक ही प्रजाति की स्थानिक रूप से अलग अलग आबादी का एक समूह होता है, जो किसी न किसी स्तर पर परस्पर क्रिया करता है। मेटा पॉपुलेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले रिचर्ड लेविन्स द्वारा 1959 में कृषि क्षेत्रों में कीटों की जनसंख्या की गतिशीलता का मॉडल प्रदान करने में किया गया था। चूंकि चीता एक फ्लैगशिप प्रजाति है, इसलिए चीता के संरक्षण से घास के मैदान, जंगल, इसके बायोम और आवास को पुनर्जीवित किया जाएगा। अब हम समझते हैं कि फ्लैगशिप प्रजाति वे प्रजाति होती है जिसके किसी एक प्रजाति को संरक्षण करने पर उसके द्वारा कई अन्य प्रजातियों, कई अन्य प्राकृतिक संसाधनों का भी जो है संरक्षण होता है। तो जैसे हम चीते को संरक्षित करेंगे तो उसके साथ घास के मैदान भी सुरक्षित होंगे, उसके साथ अन्य पशु भी संरक्षित होंगे। तो इसी कारण ये फ्लैगशिप प्रजाति है। यह प्रजाति उस प्रजाति पर ध्यान केंद्रित करने, उसका संरक्षण करने, कई ऐसा अन्य प्रजातियों की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। यानी कि अगर हम चीते के संरक्षण में योगदान देंगे तो उसके साथ साथ इसके साथ साथ अन्य प्रजातियों के संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
इसके अलावा कूनू नेशनल पार्क में चीतों के आने के बाद शिकारी और राजस्थान में रणथंभौर के रूप में नया टूरिस्ट सर्किट बनकर तैयार हो गया। इसमें पर्यटकों को 253 किलोमीटर सर्किट में चीते और बाघ देखने को मिलेंगे। कूनू नेशनल पार्क को स्थानांतरण के लिए क्यों चुना गया? इसमें 6 स्थल चुने गए थे: मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, कूनू राष्ट्रीय उद्यान और माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन 2010 में इनका वो हो गया था क्या, सिलेक्शन। लेकिन 2020 में पुनर्मूल्यांकन किया गया और जो है कूनू नेशनल पार्क इसके लिए सूटेबल निकला, क्योंकि वहाँ का तापमान जो है अफ्रीका के जहाँ से ये लाए गए नामीबिया से, वहाँ के तापमान से मैच खाता है। अब यहाँ पे कूनू नेशनल पार्क के बारे में बताया गया कि यह पार्क 740 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसका क्षेत्रफल जो है 1235 वर्ग किलोमीटर है। इसमें चीतल, सांबर, नीलगाय, जंगली सुअर, चिंकारा आदि की स्वस्थ आबादी निवास करती है। ठीक है। तेंदुआ और धारीदार लकड़बग्गा वर्तमान में इस राष्ट्रीय उद्यान के भीतर एकमात्र बड़े मांसाहारी हैं। राजस्थान में जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व चंबल नदी के पार उत्तरी पश्चिमी की तरफ यह जुड़ा हुआ है। अब चुनौतियां क्या हैं? जीन प्रवाह संबंधी चुनौतियां। परियोजना के आलोचकों ने बताया है कि चीतों के इतने छोटे समूह में जीन प्रवाह चिंता का विषय है। आबादी के बीच जीन प्रवाह आनुवंशिक विविधता को बनाए रखने और अंतः प्रजनन को रोकने में मदद कर सकता है, जो विशेष रूप से छोटे और खंडित आवासों के लिए महत्वपूर्ण है। ये कह रहे हैं कि जीन में वो कैसे होगा, प्रवाह कैसे होगा, क्योंकि वो 8 ही हैं, उनमें से 5 जो है फीमेल में है और 3 जो है मेल चीते हैं। स्थानीय जनजाति का स्थानांतरण। चीता के आवास को पर्याप्त रूप से संरक्षित करने के लिए कई गांवों को स्थानांतरित करना होगा, जो निश्चित रूप से स्थानीय लोगों को प्रभावित करेगा और अशांति एवं पलायन का कारण बनेगा। अब जब वहाँ इनको रखेंगे तो उसके लिए कहीं ना कहीं उस एरिया को सील करना पड़ेगा, या फिर उस एरिया से जो है जनजाति जो रहती है वहाँ उनको स्थानांतरित करना पड़ेगा। अन्य जानवरों के साथ सह अस्तित्व। चूंकि अन्य कहीं और कहीं भी ऐसा नहीं है कि चीता बिग कैट प्रजाति के अन्य जीवों के साथ रह रहा हो, इसलिए चीतों, शेरों, बाघ और तेंदुओं के सह अस्तित्व का सुझाव देने के लिए वास्तविक जीवन का कोई अनुभव उपलब्ध नहीं है। यानी कि वहाँ पे और बिग कैट प्रजाति भी होंगी, शेर, बाघ, तेंदुए भी हैं, तो कहीं ना कहीं चीतों के लिए खतरा है। अध्ययनों से पता चला है कि अफ्रीका में तेंदुओं ने चीतों का शिकार किया है। कूनों के लिए भी इसी तरह की आशंका व्यक्त की जा रही है, जहाँ लगभग 50 तेंदुए उसी मूल क्षेत्र के आसपास रहते हैं जहाँ चीतों को रखा जाएगा। कहीं ना कहीं इंडेंजर्ड स्थिति है इन चीतों के लिए। 50 तेंदुए वो पहले से निवास करते हैं और पहले भी कई ऐसे उदाहरण देखे गए अफ्रीका में जहाँ तेंदुओं ने चीतों का शिकार किया है। इसमें आगे की राह क्या हो सकती है? बढ़ते शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि पर ध्यान दिया जाना चाहिए, यहाँ देखते हुए कि चीतों के विचरण के लिए भूमि के मुक्त विस्तार की आवश्यकता है। यानी कि धीरे धीरे जो शहरीकरण हो रहा है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसको रोकना होगा ताकि जो है इन वन्य जीवों को भी स्थान मिल सके। इसके अलावा स्थानीय लोगों में जागरूकता, प्रचार और युवाओं को संवेदनशील बनाने के लिए उन्हें पुनः प्रवेश योजना से प्रशिक्षित कराना होगा। लोगों को भी जन जागरूकता फैलानी होगी कि तुम वन्य जीवों का संरक्षण करो। मूल स्थानीय प्रजातियों और उनके पर्यावास की सुरक्षा पर भी समान ध्यान देना चाहिए। बाघों के, इन चीतों के साथ साथ अन्य प्रजातियों पर भी हमें समान रूप से ध्यान देना होगा गवर्नमेंट को। इससे संभावित एक प्रश्न बन सकता है, भारत में चीता पुनर्वास योजना से मानव बस्तियों या स्थानीय समुदाय या पुनर्वास एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी संघात है, चर्चा कीजिए। तो इस तरह से जो है हमने इस टॉपिक को कवर किया कि भविष्य में और वर्तमान में क्या क्या चुनौतियां हैं, कब लाया गया, क्या इसमें कितने चीते थे, कहाँ से लाए गए, कौन सा अभ्यारण्य था, कौन सा अभ्यारण्य में रखे गए। यहाँ पे IUCN जो रेड लिस्ट होती है, ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रिपोर्ट है। इसमें बताया जाता है कि कौन से पशु कितने क्रिटिकल कंडीशन में हैं, कौन विलुप्त हो गए हैं, कौन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन वल्नरेबल में आते हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।